हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग ब्रोकन ऑफ लव के एपिसोड नंबर 4 पे। बट उससे पहले हमारे न्यू सब्सक्राइबर को और जो न्यू लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच गाइस, जो आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। और ऐसे ही मेरे चैनल्स पे आइए और मेरी स्टोरीज़ को सुनते रहिए। तो चलिए चलते स्टोरी की ओर। तो ब्रोकन ऑफ लव के एपिसोड नंबर 4 से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एपिसोड नंबर 3 में जो हमारी लाइला होती है, बहुत मुश्किलों से एलिस के दिल में जगह बनाती है। काफ़ी सारी चुनौतियों के बाद फाइनली एलिस लाइला को मौका देती है कि हाँ, वो उसकी लाइफ में आ सकती है। वो दोनों डेट करते हैं। डेट करते हुए उन लोगों को फाइनली 3 मंथ हो जाता है और आफ्टर 3 मंथ लाइला एलिस को एज अ गर्लफ्रेंड प्रपोज करती है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। एलिस शॉक होती है बट वो फिर रेडी हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि लाइला उसकी अटेंशन पाने के लिए और उसकी लाइफ में आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। इसलिए फाइनली वो लोग दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो लाइला होती है वो अपने फादर के कब्र पे जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लाइला के फादर नहीं है। और वो अपने फादर से सब कुछ शेयर करती है कि डैड, अगर आप होते यहाँ पे तो आप मुझे देखते कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ गया जो मेरा अकेलापन दूर करता है। और उसी दौरान लाइला की मदर भी वहाँ पे आ जाती है, जहाँ वो उससे माफ़ी मांगती है कि बेटा तुम प्लीज़ घर वापस आ जाओ। लाइला मना करती है कि मॉम, आपको बिज़नेस ज़्यादा प्यारा है ना कि बेटी, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था। उसकी मॉम क्लियर करती है कि बेटा, अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ती तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा था। लाइला उनकी बात समझती है और वो उनके साथ घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अब चलते हैं प्रेजेंट में। तो एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि सीरीज के स्टार्टिंग में एक बड़े से होटल्स के बाहर एक कार आके रुकती है, जिसमें एआई और एलिस रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जिसमें एआई एलिस से बोलती है कि बॉस, आज की पार्टी में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है, मेन चीज़ है, वो है मून रिवर नेकलेस, जो कि पेट्रा कंपनी के फाउंडर पेट्रा ली के है। और उन्होंने सीईओ बनने से पहले अपनी बेटी के लिए ऑर्डर किया था, पर अफसोस एक एक्सीडेंट में वो नहीं रही और आज उस नेकलेस की नीलामी है। तभी एलिस अपनी सेक्रेटरी से पूछती है, सो हमारा बजट कितना है? एआई बोलती है 20 मिलियन बॉस। एलिस बोलती है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, तो फिर लिमिट बढ़ा दो, क्योंकि अब हम ना रुकने वाले हैं और ना किसी से डरने वाले हैं। एलिस थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और फिर वो रेडी हो जाती है। सीन चेंज होता है और सीन आता है उस बड़े आलीशान से होटल के मेन हॉल में, जहाँ पे सभी लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिसमें बड़े से बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक कि मीडिया भी इन्वॉल्व होती है। मीडिया पेट्रा ग्रुप ऑफ कंपनी के जो सीईओ हैं मिस्टर केविन, उनकी फैमिली के साथ फ़ोटो खींच रही होती है। मिस्टर केविन अपनी बीवी और बेटी के साथ फ़ोटो शूट करवाते हैं, बट जैसे ही वो देखते हैं कि अदर कंपनी की जो लेडी बॉस हैं मिस्टर वेलिंग, वो आई हैं, तो वो उनका वेलकम करने के लिए फ़ोटो शूट कैंसिल करते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, और वो उनके पास जाते हुए कहते हैं, हेलो मिस वेलिंग, आपका स्वागत है इस एग्जीबिशन में। थाईलैंड के नंबर 1 रियल एस्टेट बिजनेस वूमन, वेलकम। तभी मिस वेलिंग कहती है, थैंक यू मेरा वेलकम करने के लिए। मैं बस एक बिजनेस वूमन हूँ, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना और ना ही कोई इरादा है किसी से कंपटीशन करने का। तभी मिस्टर केविन कहते हैं, चिंता मत करिए, अगर मेरा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप मेरे काम आ सकती है तो मेरी फर्स्ट चॉइस
आप ही रहिएगा और ये मुझे हमेशा याद रहेगा और आप भी याद रखिएगा। मिस वेलिंग कहती हैं, थैंक यू सो मच मिस्टर केविन, मुझ पे इतना और मेरी कंपनी पे इतना भरोसा करने के लिए। मिस्टर केविन कहते हैं, वैसे हमें सिर्फ इस पार्टी में नहीं, इसके अलावा भी हमें प्राइवेट में मीटिंग करनी चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को और अच्छे से समझ पाएँ। वेलिंग एक हाँ में इशारा करती है कि क्यों नहीं। तभी सभी मीडिया की नज़र किसी और पे जाती है और सभी कहते हैं, हेलो मिस एलिसा। जैसे ही वो लोग आवाज़ सुनते हैं, मिस्टर केविन का भी ध्यान डोर की ओर जाता है और जैसे ही वह एलिसा को देखते हैं उनकी ओर जाते हैं। एलिसा जैसे ही देखती है कि सामने मिस्टर पेट्रा कंपनी के सीईओ मिस्टर केविन आ रहे हैं और उन्हीं के साथ में वेलिंग भी है, तो वेलिंग को बहुत ध्यान से देखती है, थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ। मिस्टर केविन उसकी ओर जाते हैं और कहते हैं, हेलो एलिसा, कैसी हो तुम? वो कहती है, मैं बहुत अच्छी हूँ। मिस्टर केविन कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई जो तुम यहाँ पे आए। मिस एलिसा कहती है कि ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। तभी मिस्टर केविन मिस वेलिंग से कहते हैं, तो आप इनसे मिलिए, ये है मिस। तभी जैसे ही वो बोलते हैं, इतने में जो मिस वेलिंग होती है वो एलिसा की ओर देखते हुए कहती है कि द ऑनर ऑफ एलिस कंपनी की उभरती हुई डेवलपर, जिनके बारे में सभी बात कर रहे हैं, मुझे खुशी हुई आपसे मिलके। जो एलिस होती है वो भी कहती है, मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, मेरी तारीफ़ के लिए थैंक यू। बट मैं हमेशा आपसे ही इंस्पायर होती हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ जो मैं आपसे मिली। तभी यहाँ पे मिस वेलिंग कहती है, तो क्या लगता है आज कौन जीतेगा? बोलती ही है, तभी मिस्टर केविन जो होते हैं उनके पास उनकी सेक्रेटरी आती है और कहती है, बॉस एग्जीबिशन स्टार्ट होने ही वाला है, तो आप प्लीज़ चलिए और ये स्टार्ट करते हैं। मिस्टर केविन दोनों से एक्सक्यूज़ करते हैं, थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं, मुझे जाना होगा फंक्शन, मेरे बिना स्टार्ट नहीं हो पाएगा। वो दोनों कहते हैं, वाई नॉट, और वो चले जाते हैं। फिर इन दोनों का आमना सामना होता है। वेलिंग कहती है, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे काफ़ी टाइम से नहीं थी, बट फिर भी तुमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए हैं बिना यहाँ रहे हुए हैं। एलिस कहती है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि कस्टमर को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, वो हमेशा कुछ नए की तलाश में रहते हैं और एलिक्स कंपनी उनकी ये ज़रूरतें समझती है और उन्हें वो पूरा करती है, इसलिए वो हमें समझते हैं, हम पे भरोसा करते हैं। वेलिंग कहती है, कुछ नया आना अच्छी बात है, लोगों को शुरू में अच्छा लगता है, उसे यूज़ करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि वो जो नया है वो कब तक टिकता है। वो एक तरीके से वो तंज कसती है, ताना टाइप देती है कि आप तो बस अभी नई आई हुई हो, मैं इस बिज़नेस में काफ़ी पुरानी हूँ और तुम इतना नहीं टिक पाओगी। वेलिंग कहती है आगे कि मैंने कईयों को देखा है कि वो शुरू में तो बहुत शानदार ओपनिंग करते हैं, बट वो बहुत ही जल्दी अपनी कोशिशों से हार जाते हैं, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो जाते और फिर वो कहीं खो जाते हैं। वैसे भी ये तो मार्केट के ऊपर और कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और किसकी बिजनेस और बढ़ाते हैं। आशा है तुम इस सब चीज़ों को झेल पाओगी और टूटोगी नहीं। उसे चली जाती है। जैसे ही ये सब चीज़ें एलिस सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाती है, उसे कुछ पास्ट की चीज़ें रिमेंबर होती है जो वेलिंग से ही जुड़ी हुई होती है। एआई समझ जाती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है और वो बोलती है, बॉस क्या आप ठीक हो? मुझे लगता है आपको आराम की ज़रूरत है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाकर रेस्ट कीजिए, मैं ये एग्जीबिशन देख लूँगी, प्लीज़।
जब ऐसा सुनती है एलिस तो वो वहाँ से चली जाती है और वो उसी होटल के एक वॉशरूम में चली जाती है। बहुत टेंस हो जाती है। उसको अपने पास्ट की चीज़ें याद आती हैं कि कैसे वहाँ पे एक आग लगा हुआ है, सब कुछ जल रहा है। एलिस कह रही है कि रुकिए, मैं आती हूँ आप लोगों को बचाने, रुकिए। बट वो नहीं जा पाती है क्योंकि वो एक छोटी बच्ची होती है। और वहीं पे हमें ये दिखता है कि वो जो उसके अंकल होते हैं, जो कि काफ़ी यंग दिखते हैं, वो जाते हैं और एलिस को रोकते हैं कि बेटा मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, जो हुआ सो हुआ। वो उस चीज़ से उभर नहीं पाती है। उसके जो अंकल होते हैं उसको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं बचपन से ही, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, सब कुछ उसको ट्रेन करते हैं। यहाँ तक कि निशानेबाजी में भी उसको बहुत अच्छे से माहिर करते हैं ताकि वो अपने अपोजिशन से लड़ पाए। वो अपनी ज़िंदगी से जब हार चुकी होती है तब उसके अंकल उसे इंस्पायर करते हैं कि तुम्हारी लाइफ का एक ही मकसद है, अपने दुश्मनों से बदला लेना। और इसी की बदौलत आज एलिस यहाँ पे आई हुई है। सीरीज़ के दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि एआई जैसे ही एग्जीबिशन के लिए जाती है बैठने के लिए, तभी वो एक लड़की से टकराती है और वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम देख के नहीं चल सकते? जैसे ही वो बोलती है तो वो जो लड़की होती है वो एआई को देख के कहती है, तुम ओके, जब तुम नशे में नहीं होती तो अलग लगती हो। एआई कंफ्यूज होती है और वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तभी जो वो लड़की होती है वो एआई के काफ़ी करीब आती है। जैसे वो करीब आती है एआई उसे देखती है और उसे लास्ट नाइट की चीज़ें याद आती है। बट फिर भी वो कुछ बोलती नहीं है। तो कहती है, और वो याद करती है कि लास्ट नाइट में वो जो लड़की थी वो कहती कि तुम गलत कार में बैठी हो, मैं टैक्सी ड्राइवर नहीं हूँ। और फिर वो प्रेजेंट में आ जाती है और वो जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है, तो क्या तुम्हें याद दिलाने के लिए मुझे तुम्हारे और करीब आना पड़ेगा, ये इतना काफ़ी है? तो इतने में एआई कहती है, ओके, वैसे तुम यहाँ आज कैसे पिक करने आई हो और तुम यहाँ कर क्या रही हो? और वैसे ये तुम्हारे हाथ में कैमरा क्यों है? क्यों ले रखा है तुमने ये कैमरा? वो लड़की कहती है, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, ना कि ड्राइवर। और तुम कौन हो? क्या तुम्हारा नाम रामयोंग है? तो क्या तुम आज रात फिर पी के नशे में जाने वाली हो? एआई कहती है, कौन? रामयोंग? मेरा नाम एआई है, ना कि रामयोंग। तुम्हारा नाम जो भी हो। वो लड़की कहती है एआई को कि तुम्हारा नाम जो भी हो, बट प्लीज़ पी के अपना ख्याल रखना, ना कि किसी और पे बोझ बन जाना और फिर वो इंसान तुम्हें पूरी रात ढोता रहे। वो एक तरीके का उसे ताना कसती है और वहाँ से चली जाती है। एआई थोड़ी सी स्माइल करती है और उसे जाते हुए देखती है। देन उस हॉल में जो मेन एरिया होता है वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि अब नीलामी शुरू होने वाली है, तो सभी आके अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं। सभी अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं और एक नंबर वाला बोर्ड भी उनके टेबल पे रखा होता है। वहाँ के जो फाउंडर होते हैं मिस्टर पेट्रा ली, वो कहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये एक चैरिटी फंक्शन है और इस चैरिटी फंक्शन में आप लोगों का स्वागत है जो आप लोग यहाँ पे आए। वो कहते हैं कि जो भी इस चैरिटी फंक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उससे उसकी कैपेसिटी पता चलती है और ये फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे एक दूसरा पर्सन आता है जो पेट्रा कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय लगता है और वो सबसे पहले एक पेंटिंग जो होता है उसकी बोली लगाता है और बोली लगाने के बाद फाइनली कोई जीत जाता है। देन उसके बाद एक और चीज़ होती है बेशकीमती सी, उसकी भी बोली लगती है, उसमें भी कोई और जीत जाता है। अब फाइनली वो जो है मून रिवर जो नेकलेस होता है उसकी बोली लगती है और वो आदमी कहता है, तो अब
इस फंक्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और जिसके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, मून रिवर नेकलेस, अब उसकी बोली लगने जा रही है। तो देखते हैं ये आज कौन लेके जाता है। बोली स्टार्ट होती है और वो आदमी बताता है कि इसकी जो कीमत है वो 5 मिलियन से स्टार्टिंग है। दूसरी ओर जो हमारी एलिस होती है वो अभी भी वॉशरूम में ही रहती है और वो अपनी जो पुरानी यादें होती है, पास्ट की जो चीज़ें होती है, वो उससे लड़ रही होती है, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। और इधर मेन हॉल में उस मून रिवर नेकलेस की बोली लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो 5 लाख की बोली से शुरुआत करता है। जो एआई होती है, एलिस की सेक्रेटरी, वो बोलती है 7 मिलियन। अब जैसे ही वो 7 मिलियन बोलती है, वो आदमी बोलता है वाह गुड। वो बोलता है 7 मिलियन 1। जैसे ही वो बोलता है तो जो वेलिंग कंपनी होती है वो एआई की ओर देखती है और वो समझ जाती है कि ये एलिस की कंपनी ने बोली लगाई है। तो वो भी कहती है, जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो बोलती है 8 मिलियन। जो वेलिंग होती है, वेलिंग की जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है 8 मिलियन वेलिंग के इशारे पे। उसके बाद जो वो लोग होते हैं बहुत खुश होते हैं कि फाइनली मतलब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, 8 मिलियन पे आ गया। वो आदमी बोलता है जो मेन स्टेज पे खड़ा होता है, वाह 8 मिलियन, 8 मिलियन 1। वो जैसे ही बोलता है एआई बोलती है 10 मिलियन। अब वेलिंग जो होती है, जो उस कंपनी की ऑनर होती है और एलिस की जो सबसे बड़ी दुश्मन है, वो एआई को 10 मिलियन बोलते हुए सुनती है तो वो कहती है 12 मिलियन। एआई बोलती है 18 मिलियन। फिर वो लेडी बोलती है 20 मिलियन। एआई बोलती है 24 मिलियन। वो लेडी बोलती है 27 मिलियन। उसके बाद एआई जो होती है वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा बजट नहीं होता है और ना ही वो उस कंपनी की बॉस होती है, तो वो ऐसे नहीं बोल सकती थी। वो खुश हो जाती है कि फाइनली वो जीत गई है और वो उससे नहीं जीत सकते हैं। तो फाइनली जो मेन स्टेज पे आदमी होता है वो बोलता है कि 27 मिलियन 1, 27 मिलियन 2, क्या कोई और है जो इस बोली को और आगे ले जा सकता है? तभी यहाँ पे सभी पास्ट की चीज़ों से लड़ती हुई और उससे निकलती हुई हमारी एलिस की एंट्री होती है और वो कहती है बहुत ही ऊंची आवाज़ में और कॉन्फिडेंस के साथ 30 मिलियन। जैसे ही वो बोलती है सब में मतलब एक खलबली सी मच जाती है कि इतना ज़्यादा बोली किसने लगा ली। सभी उसकी ओर देखते हैं। जो पेट्रा कंपनी के ऑनर होते हैं वो भी मिस्टर ली, वो भी देखते हैं और वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। जो वेलिंग होती है उसकी सेक्रेटरी कहती है मैम इससे ज़्यादा हमारा बजट नहीं है। वो लोग फाइनली हार मान जाते हैं और वो जो नेकलेस होता है वो हमारी मेन लीड जो होती है एलिस, वो उसे मिल जाती है। और उस पार्टी की सबसे यूँ कह सकते हैं कि चमकती हुई जो स्टार होती है वो हमारी जो हीरोइन है वो बन जाती है। उसके बाद जो वहाँ के पेट्रा कंपनी की जो सीईओ है वो कहते हैं उससे कि मून रिवर ओनली एक हार नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी फीलिंग है और तुमने इसे इतने ज़्यादा कीमत पे ली है। इससे पता चलता है कि तुम कितनी काबिल हो। एलिस बोलती है कि मिस्टर केविन, एक्चुअली एलिस कंपनी लोगों की फीलिंग को समझती है और उसी के साथ अपना स्टेप लेती है। आई होप आप हमें और हमारी जो नीयत है उसे समझते हैं और फ्यूचर में अगर ऐसा मौका आता है तो आप हमें मौका देंगे अपने साथ काम करने का। तो मिस्टर केविन कहते हैं, जब उसकी ये बात सुनते हैं वो खुश होते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, कभी भी जो भी मौका मिलेगा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा।
उसके बाद मिस्टर केविन एलिस से एक्सक्यूज़ करते और कहते आप पार्टी एंजॉय कीजिए, तब तक मैं बाकी गेस्ट को भी अटेंड करता हूँ। वो बोलती है ज़रूर। यहाँ पे जो वो लड़की होती है जो खुद को रिपोर्टर बताती है, वो एआई के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देती रहती है, फंक्शन में फ़ोटोज़ भी लेती है। तभी सभी की तालियां बजती है और वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अब उस जगह पे जैसे ही भीड़ होती है तो यहाँ पे एलिस का भी ध्यान वहाँ जाता है और उसके कानों में पियानो की आवाज़ आती है। पियानो की आवाज़ जैसी वो सुनती है तो उससे ये म्यूज़िक जो होता है कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो भीड़ से को हटाते हुए और भीड़ में से ही वो एकदम आगे आती है और वो देखती है कि एक लड़की बहुत प्यारा सा पियानो प्ले करती है। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और वो देखती है और वहीं साथ में मिस पेलिंग खड़ी होती है। लोग उस म्यूज़िक को, उस पियानो को सुनते हैं और जब वो पियानो बजना बंद होता है उसके बाद लोग तालियों से उसको चीयर अप करते हैं कि मतलब बहुत अच्छा उसने ये प्ले किया है। उसके बाद मिस वेलिंग उस लड़की का हाथ पकड़ती है और खड़ी होती है और कहती है, तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि मेरी एक बेटी है, बट कभी देखा नहीं होगा। तो मिलिए, ये है मेरी बेटी ललीन, जिसका नाम लाइला है, बट उसका असली नाम, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कि ललीन है। वो लेडी बोलती है कि ललीन, ये मेरी इकलौती बेटी है। और जब मैंने मून रिवर की फीलिंग को समझा और मैंने समझा कि उसके पीछे क्या कहानी है, तब मुझे लगा कि मुझे भी अपने उस ख़ास इंसान को यहाँ पे सबसे मिलवाना चाहिए। उस नेकलेस को तो मैं नहीं ले पाई, बट हाँ, उस नेकलेस से मेरा भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जैसा उस नेकलेस की स्टोरी है वैसी ही मेरी स्टोरी है कि एक माँ और बच्चे एक दूसरे के लिए मिलने के लिए कितना बेताब रहते हैं। एक माँ जो अपने बच्चे का लौटने का इंतज़ार कर रही है, सेम वैसे ही मैं भी अपनी बेटी का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। मून रिवर कभी भी किसी भी व्यक्ति के फीलिंग के से जल्दी मैच नहीं करता। इसे समझने के लिए और इसे इंस्पायर करने के लिए एक माँ की फीलिंग की ज़रूरत होती है। मतलब वो जो लेडी होती है, मिस्टर पेट्रा कंपनी की जो सीईओ होते हैं, उनको इम्प्रेस करती है। एक तरीके से वो हार जाती है, वो नेकलेस नहीं ले पाती है बोली में, लेकिन फिर भी वो अपना मौका नहीं छोड़ती और वो अपनी बेटी को एज ए अचीवमेंट की तरह वो सामने करती है और वो बताती है कि वो जो नेकलेस है वो उससे कितना इत्तेफाक रखती है। उसकी जो स्टोरी है, उस नेकलेस की जो स्टोरी है कि जैसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिया था बट वो अपनी बेटी को कभी दे नहीं पाए थे, तो वो उस नेकलेस की जो स्टोरी होती है वो अपनी स्टोरी से जोड़ती है और वो अपनी एक तरीके से कह सकती है कि हम लोग कि वो एक इमोशनल ड्रामा करती है मिस्टर पेट्रा के सामने, ताकि वो उससे इम्प्रेस हो और वो जो प्रोजेक्ट बड़ा आने वाला है वो एलिस को ना मिले, वो उसको ही मिले। वो बात करी रहती है। उसके बाद तभी लाइला का जो नज़र होता है वो सडनली एलिस पे जाता है। वो उसकी ओर देखती है, जैसे जाने की कोशिश करती है तो जो वो लेडी होती है वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है, एक तरीके से इशारा करती है कि तुम यहीं रुको। और एलिस जो होती है वो उस भीड़ से निकल जाती है। वो उसका फेस देख के ऐसा लगता है कि वो जैसे हर्ट हुई हो, उसको मतलब किसी ने बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है। वो वॉशरूम में आ जाती है और वॉशरूम में एकदम सैड सी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे चीट किया गया है। लाइला जो है उसने उसे धोखा दिया है, उसने बताया नहीं है कि वो उसके दुश्मन की बेटी है। उसे अफसोस होता है कि उसने अपनी दुश्मन की बेटी से प्यार कर लिया है, बट ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे ललीन इस चीज़ से बिल्कुल ही बेखबर होती है, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है, बट हमारी एलिसा को समझाए कौन। तो गाइस, ये स्टोरी या कह सकते हैं ये एपिसोड आज के लिए इतना ही।
आगे देखते हैं कि क्या हमारी जो दोनों लीड है वो एक दूसरे से मिल पाते हैं। इन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली हमारी एलिस को, क्या वो ख़त्म हो पाती है। तो ये जानने के लिए आप लोगों को सुनना होगा नेक्स्ट एपिसोड। तब तक आप लोग थाई में इस सीरीज़ को देखिए, एंजॉय कीजिए। एक्सप्लेन करने के लिए मैं हूँ ना, आपकी आर्ची। तो ओके, टाटा, बाय बाय।